आज हम लोग अध्ययन करेंगे टेंस का। टेंस आपके 6, 7, 8, 9, 12 और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या जहाँ भी ग्रामर का प्रयोग होता है वहाँ पे टेंस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वाक्यों का निर्माण इन्हीं के आधार पे, इन्हीं के द्वारा होता है। टेंस की हिंदी होती है काल। चूँकि टेंस के अंदर जब हम लोग टेंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर वाक्यों को इंग्लिश में रूपांतरण किया जाता है। तो अब हम किन वाक्यों को इंग्लिश में रूपांतरित करेंगे, वो वाक्य कैसे होंगे, तो हमें सबसे पहले उनकी संरचना का अध्ययन करना पड़ेगा कि वाक्य कौन कौन से हैं। तो हम टेंस के अंदर एक सकारात्मक वाक्य का अध्ययन करेंगे। चूँकि इनका बार बार प्रयोग होगा तो इसीलिए इनको हम सबसे पहले इनका परिचय आप लोगों से करवा दे रहे हैं। सकारात्मक वाक्य, इंग्लिश में इन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें हम अपनी बात को केवल सकारात्मक तरीके से कहते हैं, जिसमें ना शब्द का या नहीं शब्द का या कभी नहीं का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह जाता है, ये सकारात्मक वाक्य है। वह जाता है एक सकारात्मक वाक्य है। राम फल खाता है, ये भी एक प्रकार का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। इसमें नहीं शब्द का, कभी नहीं शब्द का, या जैसे लिखते हैं कि क्या वह जाएगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा। अब दूसरे प्रकार का सेंटेंस है जिनका प्रयोग हम टेंस के अंदर करते हैं सामान्यतः। दूसरे प्रकार का सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। इनका प्रयोग बार बार होगा टेंस के अंदर, इसीलिए इनका परिचय आप लोगों से सबसे पहले करवा रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसमें ना, नहीं, कभी नहीं, ना, नहीं, कभी नहीं जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह स्कूल कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाता है। वह स्कूल कभी नहीं जाता है। यहाँ पर देखिए नहीं शब्द का प्रयोग आया है, अर्थात ये निगेटिव सेंटेंस है। एक और, तुम खाना नहीं खाते हो, इसमें भी देखिए नहीं शब्द का प्रयोग आया है, इसमें भी नहीं शब्द का प्रयोग आया है, तो निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नहीं शब्द का प्रयोग होता है। और टेंस में प्रयोग होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं सामान्यतः, उनमें से आखिरी है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य टेंस में इसका भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसका टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य जो है थोड़ा सा टफ माना जाता है, तो इसकी संरचना दो प्रकार से होती है प्रश्नवाचक वाक्य की। मतलब कि इसका वाक्य देखिए, एक तो इस तरह बनता है
कि क्या वह जाता है। एक तो यह हो गया, एक यह हो गया, वह क्यों जाता है। क्योंकि दोनों प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इन्हें दोनों को बताने का एक ही अर्थ है, क्योंकि जब हम टेंस पढ़ेंगे और उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आएगा, तब जब प्रश्नवाचक वाक्य आएगा टेंस में, तो इसका एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। जब इनका हम अनुवाद करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, तो इसको करने का तरीका दूसरा होगा और इसको करने का तरीका दूसरा होगा। इसमें फर्क क्या है, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए हैं और यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए हैं। जैसे क्या वह जाता है, यहाँ पर क्या शुरू में आ गया वाक्य के, और वह क्यों जाता है यहाँ पर वाक्य जो है सब्जेक्ट के बाद में आया। ये तीन चीजें थी, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, जिनका प्रयोग हम टेंस के अंदर करेंगे, इसीलिए इनको बताना था। एक दो चीजें और हैं जिनसे आप परिचय प्राप्त कर लीजिए। सब्जेक्ट, वाक्य के अंदर सब्जेक्ट होता है, सामान्यतः ये सब चीजें जरूर होंगी। ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा और मेन वर्ब होगा। एक वाक्य के अंदर ये सारी चीजें कहीं न कहीं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। जैसे सब्जेक्ट होता है, जो वाक्य के अंदर कार्य करेगा वह सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब कार्य करने में सहायता करती है, मेन वर्ब कार्य करती है, यानी जो मुख्य क्रिया का रोल प्ले करे वह मेन वर्ब है। और ऑब्जेक्ट कर्म को कहते हैं। जब हम टेंस का अध्ययन करेंगे और उनमें सेंटेंस बनाएंगे तो ये सब सारी चीजें क्रम से आती रहेंगी बीच बीच में। अब आ जाते हैं हम लोग टेंस पे। टेंस का जो पूरा है सिस्टम, इसको आप पहले एक विस्तार रूप में समझ लेंगे और बाद में जब टेंस के हम लोग सारे जो स्टेप हैं उसको पढ़ लेंगे, तब टेंस का एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आप 30 से 35 मिनट में पूरे टेंस, जितने भी टेंस और उसके अलग अलग हिस्से होते हैं, उसका अध्ययन एक बार में कर लेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ उसको सबसे पहले विस्तार पूर्वक पढ़ लिया जाना चाहिए, तब उसके बाद शॉर्ट में जाने पे आसानी रहती है, क्योंकि विस्तार से पढ़ने के बाद शॉर्ट पढ़ना बहुत आसान रहता है। अब देखिए यहाँ पे टेंस अर्थात काल। अब काल मतलब होता है समय। तो काल कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जो बीत गया, भूतकाल। एक जो चल रहा है, वर्तमान काल। एक जो बीत चुका है, भूतकाल, जो चल रहा है, वर्तमान काल, और एक आने वाला काल है, उसे भविष्य काल कहते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्योंकि काल तीन ही प्रकार के होते हैं, एक जो बीत चुका है और एक जो चल रहा है वर्तमान में वर्तमान काल, और एक जो आने वाला है भविष्य काल। इसीलिए टेंस के तीन ही प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से टेंस के तीन प्रकार होते हैं। जैसे पहला पास्ट। अब ये प्रकार है टेंस के, तो पास्ट के आगे लगा दीजिए टेंस। और दूसरा है वर्तमान काल, वर्तमान की अंग्रेजी प्रेजेंट।
प्रेजेंट टेंस, और तीसरा है आपका भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। अब काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। उसी के आधार पे टेंस को ये 3 प्रकार केवल पाए जाते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के अलग अलग अंग हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस को और उसके बाद फ्यूचर टेंस को। सबसे पहले हम लोग जहाँ वर्तमान में हैं, वर्तमान का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को देखते हैं कि ये है क्या। इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मतलब होता है कि उपस्थित हो, जो वर्तमान में जो चल रहा है। अब ये इनके 4 अंग होते हैं। किसी भी टेंस का जैसे प्रेजेंट हो, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, उसके 4 अंग होंगे सबके। तो जैसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है या पहला जो स्टेप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके 4 पार्ट होंगे। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट को शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, बार बार लिखना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट ये 4 पार्ट हैं, ये हमेशा आपको दिखेंगे। प्रेजेंट में भी यही चारों रहेंगे, इंडेफिनिट रहेगा, कंटीन्यूअस रहेगा, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। और जब आप पास्ट में जाएंगे तो फिर पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। इन सब का चारों का क्रम से अध्ययन हम लोग करेंगे। और विश्वास मानिए कि टेंस को पढ़ लेने के बाद अब जब इस वीडियो में आप जो भी, पहले हम लोग इसको क्रम से अलग अलग वीडियो में 2-2 टेंस को पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो और देखने में भी आसानी रहे। और जब हम लोग टोटल 4 टेंस हैं, देखिए जैसे इंडेफिनिट हो गया, कंटीन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, तो 3 गुणे 4 यानी 12 टेंस का अध्ययन हमें करना है इनडायरेक्टली। मुख्यतः 3 होते हैं लेकिन तीनों के 4 अंग हैं। टोटल 12 का हमें अध्ययन करना है। हम लोग 2-2 टेंस को एक वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इन सब का एक्सरसाइज कराएंगे मिसैलिनियस। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लेते हैं तो इसकी एक्सरसाइज एक बार कराएंगे, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी, फिर इसकी क्रम से चारों की एक्सरसाइज। उसके बाद एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें आपको इन चारों का एक साथ यहाँ पर एक्सरसाइज कराई जाएगी, जिससे आपको टेंस पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए और दोबारा किसी से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो हम अब क्रम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनका क्रम से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे।
सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। क्योंकि आप लोग जो है 6, 7, 8, 9, 12, 10th, 11, 12th और DLED जहाँ भी टेंस का अध्ययन करेंगे तो केवल आप लोगों को इसको पहचानना होगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मेन वर्ब का क्या रूप होगा, टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग सीधे इसकी पहचान की बात करते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना होगा, अगर कहीं हिंदी और इंग्लिश दोनों में से, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कुछ भी लिखा हो और हमें कोई डायरेक्टली या कोई भी एग्जाम में या कोई भी कहे कि डायरेक्टली पहचानिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या जो भी, तो हमें उसकी पहचान करने का तरीका आना चाहिए कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चूँकि हम वाक्य हिंदी में पहले करेंगे, फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले अगर हम हिंदी को पहचान जाएं कि हिंदी में टेंस जो हिंदी में जो सेंटेंस लिखा है वो कौन सा वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो हमें सबसे पहले हिंदी के वाक्य को पहचानना होगा। तो इसकी पहचान सिंपल है, आप लोग लिख लीजिए पहले। तो पहचान ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने से बढ़िया है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो हमें सहायता करें सीधे पहचानने के लिए। तो इसमें मुख्यतः रूप से देखिए प्रेजेंट है, तो कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट है, वर्तमान में है, जैसे वह खा रहा है यानी वह उपस्थित है वर्तमान में, तो अगर किसी वाक्य के अंत में है आ जाए, हूँ आ जाए, वो आ जाए, ये सब मतलब कि वर्तमान की स्थिति का बोध कराते हैं। जैसे वह जाता है, मैं खाता हूँ, तुम गाते हो, तुम जाते हो, तुम नहाते हो, सारी चीज़ें मतलब लास्ट में अगर ये आ रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर प्रेजेंट होगा। अभी इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट के लिए मुख्यतः ये सब आएंगे, जैसे हैं आ जाएगा, हूँ आ जाएगा, हो आ जाएगा, ता ती ते आ जाएंगे। अगर वाक्य के अंत में मेन जो वाक्य के अंत में अगर क्रिया में ता ती ते जुड़ा हुआ है और वाक्य के अंत में हैं हूँ हो आया है तो समझ लीजिए वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब दूसरी बात आती है कि जो मुख्य क्रिया होगी उसका स्वरूप क्या होगा, तो मेन वर्ब का स्वरूप क्या होगा। अब यहाँ इंडेफिनिट में हमेशा कोई भी इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट ही एक अपवाद है जहाँ पे इंडेफिनिट में होते हुए भी मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग होता है। लेकिन वैसे हमेशा जहाँ जहाँ इंडेफिनिट होगा वहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और लेकिन अगर वाक्य सकारात्मक है, अगर वाक्य सकारात्मक है तो मेन वर्ब प्लस यस अथवा यस। अगर वाक्य सकारात्मक है तो मेन वर्ब में यस अथवा यस जोड़ देंगे। लेकिन अगर वाक्य नकारात्मक है और वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्रम से हम सकारात्मक वाक्य का पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद नकारात्मक वाक्य का अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य का अध्ययन करेंगे।
ये सारी चीज़ें जब आप एग्जाम्पल करेंगे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इन सारी चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको क्रम से याद हो जाएंगी। ना ही आपको पहचान रटने की आवश्यकता है, ना ही आपको ये रटने की आवश्यकता है कि मेन वर्ब में क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप एग्जाम्पल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, रटने से नहीं। आप एक्सरसाइज करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होती है वो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। चलिए हेडिंग दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसका पहला वाक्य अगर होगा तो सकारात्मक वाक्य होगा। सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य को अंग्रेजी में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकारात्मक वाक्य को, अफर्मेटिव सेंटेंस को। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, अगर उसको हम स्ट्रक्चर को दिमाग में अपने बैठा लें, जैसे अगर सबसे पहले हम लाएं सब्जेक्ट को, फिर लाएं हेल्पिंग वर्ब को, फिर लाएं अगर मेन वर्ब को, और फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लें तो हमारा जो टेंस करने का तरीका है वो पूरी तरीके से फिट हो जाएगा कि हमें कुछ ध्यान नहीं देना है, सीधे इनका प्रयोग करिए आप अपने वाक्य में। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट को, फिर आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। अगर नहीं है हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मत लिखिए। फिर उसके बाद आ जाइए मेन वर्ब पे, फिर आ जाइए ऑब्जेक्ट पे और अदर पे। यानी कि सबसे पहले जब कर्ता लिखेंगे आप, वाक्य के कर्ता क्या है, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अदर है कि नहीं, अगर है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि इसका पहचान देखिए, मतलब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे सीखिए कि जो ये फार्मूला लिखे हैं हम, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे वह जाता है, सबसे आसान वाक्य। वह जाता है, इसमें सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, सबसे पहले हमें प्रयोग करना है सब्जेक्ट का। अब हमें पहचानना है वह जाता है में सब्जेक्ट कौन है, और सब्जेक्ट की पहचान का सबसे आसान तरीका है कि कौन से प्रश्न करिए। यहाँ रख दीजिए कौन, वह कौन जाता है, तो इसका आंसर मिलेगा आपको वह जाता है, यानी वह हो गया आपका सब्जेक्ट। तो जब वह हो गया आपका सब्जेक्ट, तो अब यहाँ पर दो कंडीशन आती है वह की। एक तो अंग्रेजी वह की होती है, देखिए ध्यान से, वह की अंग्रेजी होती है ही और सी। ही जो होता है मेल के लिए होता है और ये फीमेल के लिए होता है। अब वह के लिए कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है, ही और सी। लेकिन मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको बताएगा, जैसे जाना मेन वर्ब, ये आपको बताएगा कि ही लगेगा कि सी। अब अगर जाता है तो जाता है तो पुरुषवाचक है, यानी मेल के लिए है, और जाती है तो ये फीमेल के लिए। अब यहाँ पर सिंपल है कि वह जाता है यानी यह मेल है तो ही का प्रयोग होगा। तो हम इस फार्मूले के अनुसार, यानी एक समझ लीजिए एक समीकरण है, इस समीकरण के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी यानी ही की अंग्रेजी, वह की अंग्रेजी ही। अब हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाएंगे, चूँकि सकारात्मक वाक्य है तो यहाँ मेन वर्ब के लिए मेन वर्ब में प्लस यस अथवा ईएस लगाएंगे। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और यहाँ पर मेन वर्ब में यस अथवा ईएस जोड़ते हैं। सकारात्मक वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पर मेन वर्ब में यस अथवा ईएस का प्रयोग करते हैं। देखिए जाना की अंग्रेजी होती है गो, यहाँ प्रयोग करेंगे ईएस का। ये पूरा अनुवाद हो गया इसका। आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपने लिखा, हेल्पिंग वर्ब है नहीं क्योंकि सकारात्मक वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं, इसलिए नहीं लिखे। मेन वर्ब जाना, जाना की अंग्रेजी होती है गो, गो में लगा दिए ईएस, माने ऐड कर दिए। मेन वर्ब में यस अथवा ईएस जोड़ना है तो ईएस जोड़े, ही गोज हो गया। ये पूरा वाक्य हो गया आपका। और अगला एग्जाम्पल देखिए, मेन वर्ब की हमेशा पहचान जिस भी शब्द में, जैसे जाना, खाना, पीना, सामान्यतः ऐसे शब्द जिनमें ना शब्द ना अक्षर इसको जोड़ा जा सके। देखिए जैसे जाना, खाना, पीना, गाना, ये सामान्यतः हमेशा मेन वर्ब का कार्य करते हैं। तो मेन वर्ब की अगर पहचान करनी हो तो ऐसे शब्द को चुनिए उस वाक्य में से जहाँ पर आप लास्ट में ना का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे गाना, गाना, इससे एक वाक्य देखिए, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। देखिए यहाँ पे लास्ट में ती आया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता ती ते का एक शब्द आया अक्षर ती और लास्ट में आया है, यानी ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह गाना गाती है, गाती यानी महिला है तो इसके लिए सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले सी, फिर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब गाना गाती है। अब यहाँ गाना मेन वर्ब होगा या गाती है होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो गाना गाती है यानी क्रिया यहाँ पे हो रही है, गाना एक ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, गाना एक ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा और गाती मेन वर्ब का, यानी गाना गाने की अंग्रेजी सिंग होती है, सिंग। अब इसमें लगाएंगे यस, सी सिंग्स सॉन्ग, गाना गाती है। देखिए सबसे पहले हम लाए सब्जेक्ट, फिर लाए मेन वर्ब, फिर लाए ऑब्जेक्ट। सी सिंग्स सॉन्ग, वह गाना गाती है। यहाँ पर कब यस का प्रयोग करेंगे और कब यस का प्रयोग करेंगे? जब वाक्य के अंत में ए ई आई ओ यू रहेगा तो सामान्यतः ई एस का प्रयोग करते हैं और जब इनके अलावा कुछ रहता है तो यस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए सिंग से ही ले लीजिए, यहाँ पर यस हो गया, गो इसमें ई एस जुड़ेगा। ये स्पेलिंग करेक्शन का रूल है, इसको ध्यान में रखिए। बंद करा था, कितना पढ़ाई। यहाँ पर अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध वाक्य, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम goes to school। देखिए
सबसे पहले राम कौन स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट। मेन वर्ब है जाना, तो जाना के अंग्रेजी गो लिखे, फिर उसमें ES जोड़ दिए, यानी राम गोज कहाँ पे जाता है, टू स्कूल। टू प्रीपोजिशन है, इसको बस इतना याद रखिए कि टू प्रीपोजिशन है। राम गोज टू स्कूल, ये पूरा आपका एक स्ट्रक्चर अगर इस पे ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा, यानी देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया, मेन वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया, ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर। जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्य के बाद नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य का अध्ययन कर लेंगे, तब जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें सारे यानी चारों वाक्यों का एक संपूर्ण एक्सरसाइज होगा, जिसमें आपको 20 से 25 सवाल करने को मिलेंगे, यानी हिंदी से इंग्लिश बनाने को मिलेंगे। और इसके बाद हम लोग, चूँकि वीडियो हमारी लंबी हो रही है, इसलिए अब अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य दोनों का हम अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।